Hello students, welcome back again to Udit Pharmacy, and today we will discuss about fourth part of पैथोलॉजी ऑफ ब्लड एंड यूरिन। ये बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी का 9th चैप्टर का लास्ट पार्ट है। ओके, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग लास्ट चैप्टर दिया हुआ है ये। आज हमें सबसे पहले देखना है अनीमिया। अनीमिया के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज जो टर्म्स में दिया हुआ है सबसे पहले अनीमिया, जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग, उसमें सबसे पहले दिया हुआ है अनीमिया। अनीमिया मीन्स रिडक्शन इन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड, देयर फॉर हीमोग्लोबिन, राइट। देखिए, अनीमिया की प्रॉब्लम कब होती है? अनीमिया की प्रॉब्लम आरबीसी की कमी हो जाने से, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाने से अनीमिया की प्रॉब्लम हो जाती है। मेन रीज़न क्या होता है अनीमिया का कि जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो ब्लड तक अच्छे से नहीं हो पाती, इसके कारण अनीमिया की कंडीशन कोज होती है। उसके बाद सेकंड वन इज डेफिशिएंसी ऑफ आरबीसी कोज अनीमिया। आरबीसी रेड ब्लड सेल की डेफिशिएंसी के कारण भी अनीमिया की प्रॉब्लम हो जाती है। सबसे पहले जैसे कि कॉजेज, रीजन क्या क्या हो सकता है डेफिशिएंसी का। इसमें दिया हुआ है ब्लड लॉस। मीन्स अगर किसी भी की रीज़न के कारण अगर ब्लड लॉस हो जाता है किसी भी पेशेंट का, जैसे कि मेजर एक्सीडेंट किसी का हुआ, मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम अगर किसी वुमेन का ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ तो उसके कारण अनीमिया की प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि देयर फॉर सर्व हेमोरेज। अब सर्व हेमोरेज का मतलब क्या होता है? जैसे कि डेंजरस सिम्टम्स, जो डेंजरस डिसीज होती है, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा पसीना निकलना, ठीक है, लो ब्लड प्रेशर हो जाना, रैपिड हार्ट रेट का ज़्यादा तेज हो जाना, वेट स्किन का गीला रहना, तो ये सारी चीज़ें, ये कंडीशन हो सकती है सर्व हेमोरेज की। सेकेंड वन इज फेलियर ऑफ फंक्शन ऑफ रेड बोन मैरो। अगर रेड बोन मैरो के फंक्शन फेल हो जाएंगे, रेड बोन मैरो अच्छे से काम नहीं करेगा तो आरबीसी का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, आरबीसी फॉर्म नहीं होगी, तो उसके कारण भी अनीमिया की प्रॉब्लम हो सकती है। थर्ड वन इज ड्यू टू इंक्रीज डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी बाय हेमोलाइसिस। उसके बाद इंक्रीज डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन अगर हो रहा है किसके कारण? हीमोलाइसिस के कारण। हीमोलाइसिस का मतलब होता है रप्चर या फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। अगर आरबीसी रप्चर हो रही है या डिस्ट्रैक्ट हो रही है तो उसके कारण भी अनीमिया की प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। उसके बाद आ जाते हैं टाइप ऑफ अनीमिया। अब अनीमिया के टाइप कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट वन इज मेगालोब्लास्टिक अनीमिया। अनीमिया के बहुत सारे अलग अलग टाइप होते हैं। मेगालोब्लास्टिक अनीमिया, सेकंड वन इज सिकल सेल अनीमिया, थर्ड इज पर्नीशियस अनीमिया, फोर्थ इज हेमोलाइटिक अनीमिया, फिफ्थ वन इज हेमोरेजिक अनीमिया, सिक्स्थ इज आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, सेवंथ वन इज हाइपोक्रोमिक अनीमिया, एट्थ वन इज हाइपोप्लास्टिक अनीमिया, नाइन्थ वन इज न्यूट्रिशनल अनीमिया। ठीक है, ये कुछ टाइप हैं अनीमिया के जो कि इंपॉर्टेंट है, अनीमिया के टाइप पूछ लिए जाते हैं। देन ट्रीटमेंट ऑफ अनीमिया। अब अनीमिया का ट्रीटमेंट में सबसे पहले कौन कौन से पॉइंट्स फॉलो होते हैं अनीमिया की ट्रीटमेंट के लिए? फर्स्ट वन है इंक्रीज डाइटरी इनटेक ऑफ विटामिन B12। विटामिन B12 को अपनी डाइट में इंक्रीज कर लेना, विटामिन B12 को ज़्यादा से ज़्यादा इनटेक करना एक ट्रीटमेंट का हिस्सा हो सकता है अनीमिया का। क्यों? क्योंकि विटामिन B12 की कमी हो जाने से आयरन की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर, आयरन की कमी हो जाने से हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, और हीमोग्लोबिन की अगर कमी हो जाएगी तो आरबीसी का फॉर्मेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा और उसके कारण अनीमिया की प्रॉब्लम होती है। इसीलिए अगर इंक्रीज डाइटरी इनटेक, अगर आप विटामिन B12 का इनटेक अपनी डाइट में ज़्यादा कर लेंगे तो अनीमिया की प्रॉब्लम को अवॉइड कर सकते हैं। सेकेंड वन इज यूज ऑफ हेमेटेनिक्स। अगर हेमेटेनिक्स का यूज करेंगे तो अनीमिया की प्रॉब्लम नहीं होगी। अनीमिया जो डिसीज है उसे आप अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं। थर्ड वन इज आयरन थेरेपी थ्रू प्रॉपर डाइट। देखिए, प्रॉपर डाइट के हिसाब, मतलब जो अगर आपको अनीमिया की प्रॉब्लम हुई है उसके बाद जो डॉक्टर आपको, जो फिजिशियन है, वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको प्रॉपर आयरन इनटेक करना है, प्रॉपर डाइट अपनी लेनी है आयरन थेरेपी के साथ। उसके बाद फोर्थ वन इज टू प्रिवेंट ब्लड लॉस ड्यू टू एनी रीजन चाहे कोई भी हो, उसके जैसे कि वुमेन के अंदर ही ज़्यादा अनीमिया की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर किसी की डिसबैलेंस है, उसके कारण बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है, तो उसे अनीमिया की कंडीशन तक पहुंचने से पहले अगर आप रिकवर कर लेंगे, उसे प्रिवेंट कर देंगे
तो उससे भी आप बचा जा सकता है एनीमिया की प्रॉब्लम से। नेक्स्ट वन इज फिफ्थ पॉइंट इज ब्लड ट्रांसफ्यूजन टू कॉम्पनसेट ब्लड लॉस और आरबीसी। ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम भी क्योंकि आरबीसी की लॉस होता है, आरबीसी का ब्लड लॉस होता है, तो उसे भी प्रिवेंट अगर करेंगे तो उससे भी एनीमिया की प्रॉब्लम से ट्रीट कर। नेक्स्ट वन इज पोलीथाइमिया। अब पोलीथाइमिया क्या होता है? एन एबनॉर्मल इंक्रीज इन आरबीसी इन द ब्लड इज कॉल्ड एज पोलीथाइमिया। पोलीथाइमिया का मतलब होता है आरबीसी के प्रोडक्शन का इंक्रीज हो जाना, बॉडी के अंदर आरबीसी का प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाना। ठीक है, देखिए क्या होता है, जब जो बोन मैरो होती है जब वो ज्यादा से ज्यादा आरबीसी का प्रोडक्शन करने लगती है, अनवांटेड आरबीसी का प्रोडक्शन करने लगती है, जो कि रप्चर सेल हैं, अगर उनका प्रोडक्शन करने लगती है तो उसके कारण, जैसे कि ब्लड कैंसर की बात आपने सुनी है, तो वो ही कंडीशन होती है पोलीथाइमिया, जिसे आप बोल सकते हैं मीन्स ये मेलिग्नेंट टाइप डिसीज होती है। ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज इन इरेथ्रोसाइट द विस्कोसिटी ऑफ ब्लड इंक्रीज एंड रेट ऑफ ब्लड फ्लो बिकम एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ इंट्रावेस्कुलर क्लोटिंग। राइट, देखिए क्या होता है, अगर आरबीसी जो रेड बोन मैरो होती है वो आरबीसी का प्रोडक्शन ज्यादा करने लगती है बॉडी के अंदर, अनवांटेड आरबीसी का प्रोडक्शन होने लगता है बॉडी के अंदर, मल्टीपल ग्रोथ होने लगती है आरबीसी की, तो उसके कारण जो ब्लड है वो विस्कस हो जाता है, ब्लड जो है वो गाढ़ा हो जाता है, और जैसे ब्लड विस्कस हो जाता है तो उसके कारण क्या होगा, विस्कोसिटी, ब्लड की विस्कोसिटी ज्यादा हो जाती है और ब्लड का जो फ्लो रेट है वो कम हो जाता है। ठीक है, इसके कारण जैसे ही ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, क्योंकि ब्लड कैसा हो गया, विस्कस हो गया है, तो ब्लड क्लोटिंग होने के 100% चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, और पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो भी हमेशा हाई रहता है। उसके बाद टाइप ऑफ पोलीथाइमिया, आप कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं पोलीथाइमिया के? दो टाइप होते हैं, प्राइमरी पोलीथाइमिया और सेकंड वन इज सेकेंडरी पोलीथाइमिया। सो इसमें प्राइमरी पोलीथाइमिया में इन दिस केस अलोंग विद इंक्रीज नंबर ऑफ रेड सेल the bone marrow is markedly hyperplastic, thus skin and mucous membrane of mouth are red, the conjunctiva is also red. right, अब देखिए क्या होता है, प्राइमरी पोलीथाइमिया में रेड ब्लड सेल्स जो है उनका प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, उसका प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, सो उसके कारण क्या देखने को मिल रहा है, जो स्किन है वो भी कैसी हो रही है, स्किन और जो म्यूकस मेम्ब्रेन है किसकी, माउथ और स्किन की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो रेड कलर की दिखाई देगी, और उसके बाद जो कंजक्टिवा है वो भी रेड कलर का दिखाई देगा। सेकेंडरी पोलीथाइमिया में भी सेम चीज दी हुई है, इन दिस केस देयर इज अ लार्ज इंक्रीज ऑफ रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल का बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाना, जब बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है रेड ब्लड सेल तो वो आ जाती है सेकेंडरी पोलीथाइमिया में। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है ल्यूकीमिया। अब व्हाट इज ल्यूकेमिया? इंक्रीज इन डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल का इंक्रीज हो जाना, ब्लड के अंदर डब्ल्यूबीसी का इंक्रीज हो जाना, वो कंडीशन कहलाती है ल्यूकेमिया। इट इज मेलिग्नेंट डिसीज, ये मेलिग्नेंट डिसीज भी कहलाती है, और मेलिग्नेंट डिसीज का मतलब होता है, मेलिग्नेंट का मतलब ट्यूमर, एक जगह बहुत सारी सेल्स का प्रोडक्शन हो जाना, एक जगह बहुत सारी सेल्स का इकट्ठा हो जाना। ल्यूकेमिया में अनकंट्रोल ग्रोथ होती है किसकी, आरबीसी की अनकंट्रोल ग्रोथ होगी। ठीक है, अनकंट्रोल प्रोडक्शन होगा आरबीसी का। उसके बाद कॉजेज ऑफ ल्यूकेमिया। अब ल्यूकेमिया के कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं, कारण कौन कौन से हो सकते हैं? फर्स्ट वन इज आयोनाइजिंग रेडिएशन रिड्यूस्ड बाय एक्सरे और रेडियो एक्टिव आइसोटोप आर नोन एज कॉज मेलिग्नेंट चेंजेस इन द precursor of WBC. The genetic material of cell is changed. Some cell die while other reproduce at abnormally rapid rate. Right? Ionizing radiation produced by X-ray or radioactive isotope are known as cause malignant changes in the precursor of WBC. The genetic material of cell is changed. देखिए क्या होता है, जैसे कि एक्सरे वगैरह होती है, जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे जो लोग होते हैं वो कंपनी इंडस्ट्री वगैरह में काम करते हैं, वहां पे बहुत सारे पॉइजनस मटीरियल जैसे कि आर्सेनिक हो गया, लेड वगैरह हो गया, इनके साथ काम करते हैं, तो वो उसकी पॉइजनिंग बॉडी के अंदर जाती रहती है, और जाने के बाद वो ऑक्सीजन की कमी कर देती है, आरबीसी रप्चर होनी स्टार्ट
हो जाती है, जेनेटिक चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं आरबीसी में, रेड ब्लड सेल्स में। तो ये एक कारण हो सकता है ल्यूकीमिया का। सम सेल डाई वाइल अदर रिप्रोड्यूस एट एबनॉर्मली रैपिड रेट, राइट। कुछ सेल्स जो हैं वो क्या हो जाती हैं, मर जाती हैं, डाई हो जाती हैं, और अदर रिप्रोड्यूस एट एबनॉर्मली रैपिड रेट, ठीक है। और दूसरी जो होती हैं, जो सेल्स होती हैं, वो रैपिड रेट के साथ क्या होती हैं, मींस एक्टिव फॉर्म में जल्दी जल्दी क्या होने लगती है, उनका प्रोडक्शन होने लगता है। सेकेंड वन इज सम केमिकल्स यूज इन जनरल और वर्क एनवायरमेंट आर नोन टू चेंज द जेनेटिक मेकअप ऑफ WBC प्रिकोजर इन द बोन मैरो, राइट। और क्या होता है, कुछ केमिकल चेंजेस के कारण भी, कुछ केमिकल्स के कारण भी जो WBC व्हाइट ब्लड सेल्स हैं उनमें चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये भी एक बड़ा रीजन हो सकता है ल्यूकीमिया का। उसके बाद ल्यूकीमिया के टाइप कितने होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। जैसे कि मींस ल्यूकीमिया के नहीं, व्हाइट ब्लड सेल के कितने टाइप होते हैं, 2, ग्रेन्युलोसाइट और ग्रेन्युलोसाइट, राइट। ग्रेन्युलोसाइट में दिस इज द पैथोलॉजिकल कंडीशन इंडिकेट बाय प्रेजेंस ऑफ इंक्रीज नंबर ऑफ ग्रेन्युलोसाइट इन ब्लड, राइट। देखिए ग्रेन्युलोसाइट क्या होता है, ये एक पैथोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें ग्रेन्युलोसाइट्स की जो नंबर है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, किसके अंदर, ब्लड के अंदर। सेकंड है ए ग्रेन्युलोसाइट में क्या होता है, इट इज अ कंडीशन टू कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ग्रेन्युलोसाइट फ्रॉम ब्लड और बोन मैरो। दूसरी चीज क्या होता है, ए ग्रेन्युलोसाइट में जो नंबर ऑफ ग्रेन्युलोसाइट है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है बोन मैरो से और किससे, ब्लड से, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हीमोफीलिया या फिर ब्लीडिंग डिसीज। हीमोफीलिया या फिर ब्लीडिंग डिसीज क्या होता है, 6th पॉइंट है ये। दिस इज द हेरिडेटरी डिसीज विच रन इन फैमिलीज। ये क्या है, देखिए हेरिडेटरी डिसीज है। हेरिडिटी की क्या होता है, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैमिली प्रॉब्लम बोल सकते हैं, ठीक है, जो सेक्सुअल कंडीशन के कारण एक से दूसरे में फैलता है। ओके, इन दिस कंडीशन द ब्लीडिंग अकर्स कंटिन्यूअसली बाय इवन अ स्मॉल स्किन कट और पंचर, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, अगर कोई फैमिली प्रॉब्लम हो, ठीक है, जेनेटिक प्रॉब्लम हो, जेनेटिक हो, तो उसमें क्या होता है, जैसे कि किसी पर्सन को ये प्रॉब्लम है कि उसे हीमोफीलिया की प्रॉब्लम है, मतलब ब्लीडिंग डिसीज है, जैसे छोटा सा कट भी लगेगा तो बहुत ज्यादा खून निकलता है, तो ये क्या एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक चलते हैं। पिंचर मतलब थोड़ा सा छेद हो जाना या फिर थोड़ा सा कट लग जाना, थोड़ी सी चोट लग जाना और उसमें भी बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होना, ये कारण हो सकता है। सेकेंड इज अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम हीमोफीलिया कैन लीड टू डेथ वाइल इवन स्मॉल इंजरी और स्मॉल कट। देखिए बोलते हैं ना, हीमोफीलिया की जैसे पर्सन को प्रॉब्लम होती है वो उसे एक्सीडेंट से बहुत ज्यादा बचना होता है, क्योंकि अगर उसका एक्सीडेंट हो गया तो ब्लड लॉस हुआ तो वो सीधा उसकी डेथ होगी, कि उस कोई कंडीशन नहीं थी, क्योंकि उनके अंदर जो है वो क्लोटिंग फैक्टर नहीं होता, क्लोटिंग फैक्टर का प्रेजेंट नहीं होता, तो इसलिए ब्लड क्लोट नहीं हो पाता और जो ब्लीडिंग है वो रुक नहीं पाती, तो ये कंडीशन होती है, ठीक है। अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम दिस डिसीज इज नोन एज हेमोफेलिक पर्सन। जो पर्सन इस डिसीज से गुजरता है वो कहलाता है हेमोफेलिक पर्सन, राइट। इसमें क्या होता है कि अगर छोटा सा भी कट लगा या छोटी सी भी इंजरी हुई तो उससे बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो जाता है और उसके कारण पर्सन की डेथ भी हो सकती है। उसके बाद आ जाते हैं इओसिनोफीलिया। अब इओसिनोफीलिया क्या होता है, इट इज एबनॉर्मल कंडीशन इंडिकेट बाय इंक्रीज इन नंबर ऑफ इओसिनोफिल इन ब्लड। देखिए इओसिनोफीलिया होता है, मतलब जो इओसिनोफिल्स होते हैं उनकी नंबर, उनकी क्वांटिटी, ये भी व्हाइट ब्लड सेल का एक पार्ट होता है इओसिनोफिल, इसकी क्वांटिटी अगर ब्लड के अंदर ज्यादा हो जाए तो ये कंडीशन कहलाती है इओसिनोफीलिया। देयरफॉर इओसिनोफिल इंक्रीज इन द कंडीशन लाइक मलेरिया। ये जो इओसिनोफिल्स है ये इनकी क्वांटिटी जो है वो ब्लड के अंदर कभी इंक्रीज होती है, जैसे कि अगर कंडीशन है मलेरिया की, कोई पेशेंट है मलेरिया का, डेंगू का, एंड इन केस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ एंटीबायोटिक्स, या फिर किसी भी पेशेंट को एंटीबायोटिक का ट्रीटमेंट चल रहा है और वो कंटिन्यू एंटीबायोटिक ले रहा है, तो इसके कारण इओसिनोफीलिया हो सकता है, मतलब ब्लड के अंदर इओसिनोफिल्स की जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो सकती है, क्योंकि वहां पे एंटीबायोटिक पेशेंट ले रहा है कंटिन्यू और उसमें इओसिनोफिल की जरूरत पड़ती है, तो ब्लड के अंदर इओसिनोफिल की जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। 10th इज इरेथ्रोसाइटोपिनिया। अब इरेथ्रोसाइटोपिनिया क्या होता है, इट इज द पैथोलॉजिकल कंडीशन, ये एक पैथोलॉजिकल कंडीशन है ऑफ डिक्रीज नंबर ऑफ आरबीसी इन पेरिफेरल ब्लड वेसल्स। पेरिफेरल ब्लड वेसल्स में आरबीसी की क्वांटिटी का कम हो जाना, डब्ल्यूबीसी की क्वांटिटी का ज्यादा हो जाना, ये कंडीशन कहलाती है इरेथ्रोसाइटोपिनिया, राइट। उसके बाद
What are ketone bodies? Acetone bodies. How are ketone bodies detected in urine? अब कीटोन बॉडीज क्या होती हैं, एसीटोन बॉडीज क्या होती हैं, और यूरिन के अंदर किस तरीके से इन्हें डिटेक्ट किया जा सकता है। एसीटोन, एसीटो एसिटिक एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड आर कलेक्टिवली डिस्क्राइब्ड एज कीटोन बॉडीज। देखिए एसीटोन या फिर एसीटो एसिटिक एसिड या फिर बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड क्या कहलाते हैं, कीटोन बॉडीज कहलाते हैं, राइट। ओनली 3 to 15 मिलीग्राम ऑफ कीटोन बॉडीज आर एक्सेप्टेड इन यूरिन नॉर्मली। जब नॉर्मल कंडीशन में कीटोन बॉडीज यूरिन से पास आउट होती है तो कितनी होती है, 3 से 15 मिलीग्राम तक। द इंक्रीज अमाउंट ऑफ कीटोन बॉडीज आर एक्सेप्टेड इन यूरिन इन स्टार्वेशन, डायबिटीज मेलिटस, प्रेगनेंसी, एदर एनास्थेशिया। ठीक है, आप देखिए क्या होता है, अगर ज्यादा कीटोन बॉडीज बॉडी के अंदर से बाहर हो रही है यूरिन के थ्रू, तो वो क्या है, मीन्स वो एक डिसीज का सिम्टम है, डिसीज का कारण है। जैसे कि डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज के पेशेंट को बहुत ज्यादा यूरिन आता है, तो डायबिटीज मेलाइटस, प्रेगनेंसी या फिर एनास्थेसिया, इस टाइप की अगर कंडीशन हो तो उस टाइम कीटोन बॉडीज का जो प्रोडक्शन है, जो एक्सक्रेट आउट होता है कीटोन बॉडीज, वो यूरिन के साथ ज्यादा क्वांटिटी में होता है। उसके बाद कीटोन बॉडीज इन यूरिन डिटेक्टेड बाय फॉलोइंग टेस्ट। अब जो कीटोन बॉडीज यूरिन में होती हैं उसका जो वो पता कैसे किया जाता है कि कितनी क्वांटिटी कीटोन बॉडीज की यूरिन में प्रेजेंट है। अगर कोई कंडीशन होगी, जैसे कि अगर कोई डिसीज आपको हुई है, तभी तो आप चेकअप करवाएंगे कि हाँ, फिर यूरिन टेस्ट में क्या चेक किया जाता है, यही चेक किया जाता है कि कितनी कीटोन बॉडीज आउट हो रही है, पास आउट हो रही है यूरिन के साथ। उसके बाद कंडीशन का पता चलता है कि क्या डिसीज है, क्या मेजर डिसीज है बॉडी के अंदर। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला दिया है रोथेरास टेस्ट। अब रोथेरास टेस्ट में प्रिंसिपल है रोथेरास टेस्ट का, एसिटो एसिटिक एसिड फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स विद सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड इन एल्केलाइन सॉल्यूशन डेवलपिंग अ पर्पल कलर। देखिए अब क्या है प्रिंसिपल में, एसिटो एसिटिक एसिड फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स विद सोडियम नाइट्रोप्यूरासाइड। अब सोडियम नाइट्रोप्यूरासाइड के साथ हमने एसिटिक एसिड को ऐड किया इन एल्केलाइन बेसिक मीडियम में। ठीक है, बेसिक मीडियम का सॉल्यूशन हमें प्रिपेयर करना है। अगर हमने इन दोनों चीजों को एक साथ मिलाया तो हमें कैसा कलर मिलेगा, पर्पल कलर मिलेगा। अब टेस्ट कैसे करना है, फर्स्ट वन इज सैचुरेट 5 ml ऑफ यूरिन। सैचुरेट 5 ml यूरिन लेना है, यूरिन सैंपल लेना है, जिसका हमें टेस्ट करना है कि उसमें कितने % कीटोन बॉडीज प्रेजेंट है। ठीक है, विद सॉलिड अमोनियम सल्फेट बाय शेकिंग इट विगोरसली। उसके बाद उसमें अमोनियम सल्फेट को हमें डालना है, अमोनियम सल्फेट को डाला और उसे अच्छे से शेक करना है, मतलब उसे क्या करना है, शेक करना है, अच्छे से घुमाना है। उसके बाद सेकंड वन इज देन ऐड 2 ड्रॉप ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड 5% सॉल्यूशन ऑफ सोडियम नाइट्रो पेरोक्साइड एंड 1 ml ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद हमें क्या डालना है, 2 ड्रॉप फ्रेशली प्रिपेयर्ड ऑफ 5% सॉल्यूशन ऑफ सोडियम नाइट्रोप्यूरासाइड एंड 1 ml ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। 1 ml अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालना है और 2 ड्रॉप हमें 5% किसकी, सोडियम नाइट्रोप्यूरासाइड की उसमें ऐड करनी है। उसके बाद थर्ड पॉइंट इज अलाउ टू स्टैंड फॉर अ वाइल। उसके बाद उसे थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देना है, राइट। देन कैसा कलर हमें मिलेगा, पर्पल कलर अगर शो होता है, ठीक है, तो उससे कंडीशन पता कर ली जाती है। अगर डार्क पर्पल आ रहा है तो मतलब कीटोन बॉडीज का जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा है, कम आ रहा है तो मतलब कीटोन बॉडीज का प्रोडक्शन है पर लेकिन क्या सा है, अपना नॉर्मल क्वांटिटी में है। उसके बाद आ जाते हैं सेकेंड वन इज गार हार्ट टेस्ट। अब गार हार्ट टेस्ट क्या होता है, इसका प्रिंसिपल है एसिटो एसिटिक एसिड गिव अ रेड कलर विद फेरिक क्लोराइड। अब जो एसिटो एसिटिक एसिड है वो फेरिक क्लोराइड के साथ रेड कलर देगा। ठीक है, अब इसका टेस्ट किस तरीके से कंडक्ट करवाया जाता है, फर्स्ट पॉइंट इज एड 5% फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप टू अबाउट 5 मिनट टिल नो मोर प्रेसिपिटेट ऑफ फेरिक क्लोराइड इज फॉर्म्ड। ठीक है, अब हमें क्या करना है, फेरिक क्लोराइड का एक सॉल्यूशन बनाना है, उसका 5% हमें ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरना है 5 मिनट तक, जब तक कि फेरिक क्लोराइड का प्रेसिपिटेट ना बन जाए। जब तक फेरिक क्लोराइड का प्रेसिपिटेट ना बन जाए हमें 5% फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन को ड्रॉप बाय ड्रॉप 5 मिनट तक के लिए डालना है, जब तक उसका प्रेसिपिटेट
ना बन जाए। सेकेंड वन इज फिल्टर एंड द फिल्ट्रेट एड सम मोर फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन। उसके बाद इस सॉल्यूशन को हमें फिल्ट्रेट कर लेना है, मतलब फिल्टर कर लेना है, और जो फिल्ट्रेट मिलेगा उसमें फिर से हमें थोड़ा सा फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन को ऐड करना है। देन थर्ड पॉइंट इज द डेवलपमेंट ऑफ रेड कलर इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एसिटो एसिटिक एसिड। उसके बाद जो रेड कलर डेवलपमेंट होगा, जो डेवलप होगा रेड कलर, उससे हमें एसिटो एसिटिक एसिड का पता चलेगा कि कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है। कीटोन बॉडीज का पता चलेगा कि उस सैंपल के अंदर कितने परसेंट कीटोन बॉडीज प्रेजेंट हैं, राइट। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है हाउ एल्ब्यूमिन प्रोटीन इज डिटेक्टेड इन यूरिन। अब यूरिन के अंदर एल्ब्यूमिन और प्रोटीन किस तरीके से डिटेक्ट किया जाता है। एबनॉर्मल एल्ब्यूमिन इन यूरिन इज डिटेक्टेड बाय, अगर एबनॉर्मल एल्ब्यूमिन है, मतलब नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल एल्ब्यूमिन को किस तरीके से यूरिन के अंदर डिटेक्ट किया जाता है। फर्स्ट वन इज सल्फोसैलिसिलिक एसिड टेस्ट। अब सल्फोसैलिसिलिक एसिड टेस्ट में क्या किया जाता है, एल्ब्यूमिन इज डीनेचर्ड बाय सल्फोसैलिसिलिक एसिड कॉजिंग कोएगुलेशन। टेस्ट किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है, एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड टू 2 ml ऑफ क्लियर यूरिन। अब 2 ml क्लियर यूरिन लेना है, सबसे पहले 2 ml साफ यूरिन लेना है, उसमें क्या डालना है, कुछ ड्रॉप हमें सल्फ्यूरिक एसिड की ऐड करनी है, सल्फोसैलिसिलिक एसिड की ऐड करनी है 2 ड्रॉप। टर्बिडाइटी इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ एल्ब्यूमिन, ठीक है। उसके बाद एल्ब्यूमिन कितने परसेंट प्रेजेंट है उसके अंदर, इसका कंफर्म हो जाएगा, ये इंडिकेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड है हेलर्स नाइट्रिक एसिड रिंग टेस्ट। अब ये सेकंड है क्या, हेलर्स नाइट्रिक एसिड रिंग टेस्ट। इसमें क्या कंफर्म किया जाता है, नाइट्रिक एसिड कोज द प्रेसिपिटेशन ऑफ प्रोटीन। अब नाइट्रिक एसिड का काम क्या होता है, जो प्रोटीन है उसे प्रेसिपिटेट कर देना, नीचे जमा देना। तो ये इजी हो जाता है फाइंड आउट करना कि कितने परसेंट जो है आपका प्रोटीन प्रेजेंट है। तो इसमें टेस्ट में फर्स्ट दिया है 3 ml ऑफ नाइट्रिक एसिड इन अ मैरो ट्यूब, एड 3 ml ऑफ यूरिन। 3 ml यूरिन के अंदर 3 ml नाइट्रिक एसिड को ऐड करना है, इन सच अ वे दैट द 2 लिक्विड डू नॉट मिक्स। तो ये तब होना चाहिए जब ये दोनों लिक्विड एक साथ मिक्स ना हो। सेकेंड वन इज द प्रेजेंस ऑफ व्हाइट रिंग एट द फंक्शन ऑफ 2 फ्लूइड इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एल्ब्यूमिन। उसके बाद ये जो 2 इमिसिबल लिक्विड है, इसके कारण पता चल जाएगा कि कितनी परसेंट एल्ब्यूमिन प्रेजेंट है आपके सॉल्यूशन के अंदर, प्रिपरेशन के अंदर, राइट। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज। आज का वीडियो लेक्चर आपके लिए कितना यूजफुल रहा नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी ये सब्जेक्ट आपका कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।